नमस्कार दोस्तों, सिलेक्शन इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम अपनी पॉलिटी सब्जेक्ट की श्रृंखला में नेक्स्ट क्लास की ओर डिस्कस करते हैं। जिससे पहले वाली जो क्लास में हमने आपको डिस्कस कराया था वो 1935 एक्ट जो था, भारत शासन अधिनियम 1935 की केवल एक रूपरेखा को समझाया था। हमने उसमें ये बताया था आखिरकार क्यों आया था भारत शासन अधिनियम 1935, जिसमें हमने ये बताया था कि जो साइमन कमीशन था उसके कुछ प्रावधान और उसमें जो मैनेजमेंट सिस्टम था, चाहे वो मेंबर्स को लेकर के हो, चाहे वो एक टाइम ड्यूरेशन को लेकर के हो, जो 1999 वाले एक्ट में 10 ईयर के लिए एक कमीशन की बात कही गई थी जो रिव्यू करेगा 1919 के एक्ट को। उस आयोग को इलीगल तरीके से समय से पहले बनाया गया, उसमें मेंबर्स को केवल ब्रिटिश मेंबर्स को रखा गया, तो इन सब का विरोध भी हुआ। उसके बाद जो भारत सचिव थे बर्कनहेड, लॉर्ड बर्कनहेड नाम था उनका, उन्होंने भारतीयों को चुनौती दी कि आप चाहो तो संविधान का प्रारूप बना के दिखाइए। उसका चैलेंज भी स्वीकार किया 10 अगस्त समथिंग को, 1928 समथिंग को। उसमें नेहरू जो थे उनकी अध्यक्षता में एक समिति भी बनाई थी 10 सदस्य, और उन्होंने एक प्रारूप भी तैयार करके दिया था जिसका विरोध किया था मोहम्मद अली जिन्ना ने। उसके बाद गोलमेज सम्मेलन हुए। गोलमेज सम्मेलन 1930, 1931, 1932। उसके बाद ये बात भी रखी गई कि 1933 में जब ऐसा लगा कि जो संविधान की रूपरेखा है अब उसका बनना तय है, जो 1935 एक्ट के तहत उस समय मिनी संविधान के रूप में तैयार की गई थी, जिसे वहां के संविधान ने मंजूरी दी, वहां के जो सम्राट था उन्होंने मंजूरी दी, एक्ट 1935 के बारे में आज हम डिस्कस करते हैं। एक्ट 1935 का जो प्रावधान था, प्रोविजंस थे, एक्ट 1935 जिसे हमने बताया था आपको कि ये उस समय का एक काफी बड़ा, जटिल और अंतिम दस्तावेज था। तो उसके हमें अब पढ़ने हैं बच्चों प्रावधान के बारे में। तो इसमें सबसे पहले जो प्रावधान किया था वो यह किया था कि अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई थी। अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई थी। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रोविजंस किया था वो केंद्र में द्वैत शासन लागू किया था, क्योंकि एक्ट 1919 में प्रांतों में द्वैत शासन लागू किया गया था। लेकिन अब क्या किया, प्रांतों में द्वैत शासन को खत्म किया। जो डोल गवर्नेंस का कंसेप्ट था कि दीवानी किसी अन्य के हाथ में और राजनीतिक पावर किसी अन्य के हाथ में, वो द्वैत जो शासन था प्रांतों में उसे खत्म किया और केंद्र में से क्या किया, केंद्र में द्वैत शासन लागू किया कि अब वही सिस्टम प्रांतों में न होकर के कहां होगा, केंद्रों में होगा। नेक्स्ट जो प्रावधान किया था वो केंद्रीय प्रशासन के विषय, कुछ केंद्रीय प्रशासन के विषयों को बांट दिया। केंद्रीय जो प्रशासन के विषय थे उनको 2 उपवर्गों में विभाजित किया। पहला जो विषय था वो कुछ रक्षित विषय थे, रिजर्व जिन्हें बोलते हैं, कुछ रक्षित विषय थे। दूसरा जो बांटा वो हस्तांतरित विषय में बांटा था, हस्तांतरित। ध्यान रखना 1919 एक्ट में ये अलग थे और 1935 एक्ट में ये अलग हैं। इसमें क्या थे, प्रतिरक्षा इसके अंतर्गत लिया गया, रक्षित विषय के अंतर्गत। विदेशी मामले इसके अंतर्गत लिए गए, विदेशी जो मामले थे वो भी इसी के अंतर्गत लिए गए। धार्मिक विषय इसके अंतर्गत लिए गए, धार्मिक विषय भी इसी के अंतर्गत लिए गए। जनजाति क्षेत्र को इन्हीं में शामिल किया गया, जो जनजाति क्षेत्र थे वो भी रक्षित विषयों के अंतर्गत लिए गए। दूसरी बात ये, जो रक्षित विषय से इन पर प्रशासन करने का जो अधिकार था वो गवर्नर जनरल जो अपनी परिषद की सहायता से करता था। इस पर जो प्रशासन करने का अधिकार था
प्रशासन करने का जो अधिकार था उसमें गवर्नर जनरल जो था वो अपनी परिषद की सहायता से करता था। भारत सचिव के माध्यम से ब्रिटिश सरकार के प्रति उत्तरदायी होता था। और ये जो परिषद थी इसके सदस्य भारत सचिव के माध्यम से, पहले ऐसा नहीं था, ये जो सदस्य थे वो भारत सचिव के माध्यम से विधान परिषद के प्रति ब्रिटिश सरकार के प्रति उत्तरदायी थे। माध्यम से ब्रिटिश सरकार के प्रति क्या थे? उत्तरदायी थे। इनको अकाउंटेबिलिटी अपनी इंश्योर करनी होती। किसके माध्यम से? भारत सचिव के माध्यम से। किसको? जो परिषद के सदस्य थे। वहीं अगर हम हस्तांतरित विषयों की बात करें तो इनके अलावा हस्तांतरित विषय थे जिनका प्रशासन गवर्नर जनरल अपनी मंत्रिपरिषद की सहायता से करता था। इनका प्रशासन जो है उसे गवर्नर जनरल अपनी मंत्रिपरिषद की सहायता से करता था। और ये जो मंत्रिपरिषद थी वो उत्तरदायी थी विधान सभा के। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। रक्षित विषय, प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, धार्मिक विषय, जनजाति क्षेत्र, ये प्रशासन किया जाता था गवर्नर जनरल द्वारा अपनी परिषद के माध्यम से। ये परिषद जिम्मेदार थी भारत सचिव के माध्यम से ब्रिटिश सरकार के प्रति उत्तरदायी। वही हम हस्तांतरित विषयों की बात करते हैं तो इसका प्रशासन गवर्नर जनरल के ही द्वारा किया जाता था, लेकिन ये सहायता लेता था मंत्रिपरिषद की, और वो मंत्रिपरिषद उत्तरदायी थी विधान सभा के प्रति। नेक्स्ट प्रावधान की अगर हम बात करें कि जो प्रांत थे उनको स्वायत्तता देने की बात की गई थी। अब जो प्रांत हैं वो विधि निर्माण वगैरह या अन्य विनियमन कानून वगैरह खुद पे खुद उन्हें बनाने का अधिकार दिया गया था। किस एक्ट के तहत? 1935 एक्ट के तहत। तो प्रांतों में स्वायत्त शासन, प्रांतों में स्वायत्त शासन जैसे विधि निर्माण का अधिकार और भी बहुत सारे कानून बनाने का अधिकार किसे दिया गया? प्रांत, मतलब प्रांतों को एक स्वायत्तता दी गई, ऑटोनोमस गवर्नेंस की बात की गई। संघीय न्यायालय बनाया गया इसी के तहत। संघीय न्यायालय बनाया गया और यह बनाया गया था, इसने काम करना स्टार्ट किया था 1 अक्टूबर 1937 से। ये क्या हुआ? कार्यरत हुआ था। ठीक है ना। इसका जो ये कहाँ था? नई दिल्ली में था। इसमें करीब 8 मेंबर थे, एक मुख्य न्यायाधीश। इसमें उस समय सदस्य कितने थे? 8 सदस्य थे, जिनमें एक चीफ था, चीफ जस्टिस था, और 1 चीफ जस्टिस और 7 अन्य सदस्य थे। चीफ जस्टिस के अगर मैं नाम की बात बताऊं आपको तो इनका नाम था सर मैरिस ग्वायर। सर मैरिस ग्वायर जो चीफ जस्टिस थे उनका नाम था सर मैरिस ग्वायर। सर मैरिस ग्वायर। ये जो न्यायालय था, ये अगर कोई फैसला देता था और उसके खिलाफ कोई अपील करनी होती थी, फैसले के खिलाफ कोई अपील करनी होती थी, तो वो अपील हमको प्रीवी काउंसिल में करनी होती थी। और ये कहाँ पे थी? ये लंदन में थी। ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है? ये सर्वोच्च न्यायालय तो रहा नहीं, इसकी भी अपील कहीं ना कहीं न्यायालय में, इसके निर्णय भी कहीं ना कहीं न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, इसके निर्णयों को भी। ठीक है ना। और ये सदस्यों की जो नियुक्ति करता था वो खुद सम्राट करता था। ध्यान रखना, कहाँ? ब्रिटिश सम्राट करता था। तो पहले मुख्य न्यायाधीश सर मैरिस ग्वायर थे, ये कभी कभी पूछे जा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रोविजंस की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट केंद्र और प्रांतों के बीच शक्ति का विभाजन किया था। तो जब संघीय संरचना की बात कर रहे हैं तो आपको सरकारों के बीच क्या करना पड़ेगा? शक्तियों का विभाजन करना पड़ेगा। तो यहाँ केंद्र और प्रांतों के बीच शक्ति का विभाजन किया था। केंद्र और प्रांतों के बीच शक्ति का विभाजन। ये शक्ति के लिए 3 सूची बनाई गई थी।
एक संघ सूची, एक राज्य सूची और एक समवर्ती सूची। ठीक है ना। संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र को होता था, जिसमें लगभग उस समय 59 विषय थे। राज्य या प्रांतीय सूची पर कानून बनाने का अधिकार केवल राज्य सरकार को होता था, जिसमें 54 विषय थे। समवर्ती सूची में 36 विषय थे। इस पर राज्य और केंद्र दोनों मिलकर के कानून बनाते थे। ठीक है ना। और ये प्रावधान आज हमारे संविधान में भी है। और जो इनके अलावा अवशिष्ट विषय थे, ध्यान रखना ये इंपोर्टेंट है, जो अवशिष्ट विषय थे, बचे हुए विषय, उन पर अधिकार बाय सलाय को था। आज अवशिष्ट विषयों पर जो अधिकार है वो हमारी पार्लियामेंट को है। अवशिष्ट विषय मतलब ऐसे विषय जो इन सूचियों में नहीं है। मैंने बताया था पहले भी, मान के चलिए कोरोना आ गया और कोरोना को सही करने के लिए कोई एक ऐसा व्यक्ति आया, एलियन आया ऊपर से, और उस एलियन ने ये बोला कि भाई मैं आपके यहाँ कोरोना को क्या कर सकता हूँ, सही कर सकता हूँ। तब तो आप उस पर कोई कानून बनाओगे, क्योंकि अभी तक तो आपके किसी भी सूची में कोरोना को या एलियन को लेकर के कोई कानून ही नहीं है। तो जब जो एलियन पर लेकर के कानून बनेगा, वही कानून बचा हुआ विषय होगा, उसी को हम अवशिष्ट विषय कहते हैं। उस समय इस कानून का अधिकार जो था वो शक्ति थी वायसराय के पास। आज भारत की पार्लियामेंट के पास, भारत की संसद के पास ये शक्तियां हैं। नेक्स्ट अगर हम प्रावधान की बात करें तो प्रांतीय विधानमंडल के तहत 11 प्रांत थे, जिनमें 6 प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था थी। प्रांतीय विधानमंडल के तहत 11 प्रांतों में विधानसभा थी और 6 प्रांतों में द्विसदन था। 2 सदन, द्विसदन थे, जिसमें विधानसभा और विधान परिषद थे, ध्यान रखना। ठीक है ना। अब इसमें ये जो द्विसदनात्मक व्यवस्था में जो विधान परिषद बनी थी, उसका कार्यकाल 5 साल के लिए था। विधान परिषद उच्च सदन होता था और इसे स्थायी सदन भी बोलते थे। जो विधान परिषद बना था वो उच्च सदन था, क्योंकि एक तो विधानसभा है, ये अस्थायी चुनाव के आधार पर आते हैं, लेकिन ये विधान परिषद वाले थे, ये स्थायी सदन था, उच्च सदन था। ठीक है ना। और इसका कार्यकाल जो होता था वो 5 वर्ष के लिए था। नेक्स्ट, संघीय तथा प्रांतीय व्यवस्थाओं में सांप्रदायिक निर्वाचन का और ज्यादा विस्तार किया गया। इसमें जो संघीय और प्रांतीय व्यवस्थाएं पे कहाँ थी, संघीय व प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं को आप विधायिका भी बोल सकते हो। इसमें सांप्रदायिक निर्वाचन का क्या किया, विस्तार किया। सांप्रदायिक मतलब धर्म के आधार पर, समुदाय के आधार पर तुम किसी एक क्षेत्र को किसी एक समुदाय को निर्वाचन की बात कर रहे हो। इसमें आंग्ल भारतीय भी शामिल थी, इसमें ईसाई भी शामिल थे। ये मैं संघीय और प्रांतीय की बात कर रहा हूं। और इसमें आंग्ल यूरोपीय भी शामिल थे और इसमें हरिजन भी शामिल थे, ध्यान रखना इसको। इसमें मजदूर भी लिए गए थे, मजदूर भी शामिल थे, इस चीज को ध्यान रखना। दूसरी बात, जो भारत परिषद चली आ रही थी, उस भारत परिषद का अंत किया गया। भारत परिषद यहाँ पे क्या की गई, खत्म की गई। तो भारत परिषद क्या की गई, खत्म की गई। दूसरी बात, जो अदन और म्यांमार था उसको ब्रिटिश भारत से अलग किया गया। ब्रिटिश भारत से किसे, एक तो अदन को जो ब्रिटिश भारत के अंतर्गत आता था, और एक म्यांमार को, इनको क्या किया गया, अलग किया गया। ध्यान रखना किस एक्ट के तहत, 1935 एक्ट के तहत। लगभग म्यांमार को 1937 में समथिंग, एक बार चेक कर लेना, अलग किया गया था। दूसरी बात, सिंध और उड़ीसा 2 नए राज्य बनाए, सिंध प्लस उड़ीसा, ये 2 न्यू स्टेट बनाए थे। ये दो नए राज्य बनाए थे। केंद्रीय बैंक बनाई,
जिसका नाम था आरबीआई, जो आज भी चल रही है। 1934 का आरबीआई का खुद का भी एक्ट था, और किसके तहत? 1935 एक्ट के तहत ये बनाई गई थी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रूप में। यहीं पर नेक्स्ट प्रावधान राज्य लोक सेवा आयोग, जो 1919 के एक्ट में केवल संघ लोक सेवा आयोग था, अब यहाँ राज्य लोक सेवा आयोग भी होगा, राज्यों के भी, जिसे आज हम पीसीएस वाला बोलते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग ये एक राज्य के लिए, और यदि दो राज्यों को मिलकर के एक ही आयोग रखना है तो संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग भी आयोग की भी क्या थी? व्यवस्था थी। इस चीज को भी ध्यान में रखोगे। मतलब एक राज्य के लिए राज्य लोक सेवा आयोग काम करेगा, और दो राज्यों को मिलकर के अपनी यहाँ परीक्षा पीसीएस स्तर की, स्टडी स्तर की जो पब्लिक एग्जाम है वो कराने हैं तो आप करा सकते हो। उनके गठन की भी बात की गई थी। अब इसके रिव्यू की बात करते हैं। ये था एक्ट 1935। इसके रिव्यू की जब हम बात करते हैं तो समीक्षा में ये निकल के आया था 1935 एक्ट की। अगर मैं समीक्षा की बात करता हूं कि जो देसी रियासतें थीं या अन्य दल भी थे, भाई, या देसी रियासतें थी, अन्य दल भी थे, या भारतीय जनता की बात कर लूं मैं, ऑल ओवर भारतीय, इसके बहुत अधिक प्रावधान को अस्वीकार किया था। ठीक है ना? जैसे न्यायालय वाला ही, तो न्यायालय में क्या किया था कि आप कह रहे हो कि हम एक सर्वोच्च न्यायालय की बात कर रहे हैं, लेकिन उस न्यायालय के फैसले पे भी क्या की जा सकती है? आपत्ति जताई जा सकती है। और उस आपत्ति को सुनेगा कौन? उसको सुनेगा प्रिवी काउंसिल। तो फिर ये सुप्रीम कहाँ रहा भाई? इसके खिलाफ काउंसिल है, प्रिवी काउंसिल लंदन में, इसका मतलब क्या है? फिर तो इसके खिलाफ ये सुप्रीम नहीं रहा। ठीक है ना? तो इस बात को लेकर के भी इसका क्रिटिसिज्म हो रहा था। उसके एक्ट 1935 बेहद इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद क्या हुआ? 1937 में प्रांतीय चुनाव किए गए। 1937 में प्रांतीय चुनाव हुए, जिनमें 8 स्टेट में कांग्रेस ने अपने बहुमत के साथ सरकार बनाई, जिसमें 6 में इनका पूर्ण बहुमत था और 2 स्टेट में इन्हें मिलजुल करके सरकार बनाई थी। और ये सरकार ज़्यादा दिन नहीं चली थी, ये सरकार मात्र 28 महीने चली थी। और 28 महीने के बाद आफ्टर 28 मंथ के बाद इस सरकार ने रिजाइन दे दिया, इस्तीफा दे दिया। और इस्तीफा देने के 2 कारण थे। पहला कारण तो ये था कि कांग्रेस के बिना पूछे, उस समय कांग्रेस बड़ा दल था, कांग्रेस की बिना सहमति आपने भारत को सेकंड वर्ल्ड वॉर में क्या करने की बात कही? शामिल करने की। तो इस पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई कि आपने हमसे नहीं पूछा और आपने हमें सेकंड वर्ल्ड वॉर में क्या कर लिया? शामिल कर लिया। दूसरी बात, युद्ध उपरांत भारत को जो स्वतंत्र करने की बात थी उसकी क्या की गई? अंग्रेजों द्वारा उपेक्षा की गई। तब तो उस समय की जो प्रांतीय सरकार थी, लगभग 8 राज्यों ने इस्तीफा दे दिया कि भाई हमें इस तरीके से तुम्हारे सहारे से सरकार नहीं बनानी है। और इसके बाद लगभग 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया। इसका जो समर्थन किया था वो डॉक्टर BR अंबेडकर ने इसका क्या किया था? सपोर्ट किया था प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस का। तब उस समय ये देखा गया कि भारत में बड़े पैमाने पर संवैधानिक संकट अंग्रेजों के लिए। अब क्या चीज आई? एक तो अंग्रेज देख रहे थे कि भारत में क्या है? संवैधानिक
संकट है। भारतीयों के दिमाग में एक ही चीज है। दूसरी ये कि अंग्रेजों को भारतीयों को सेकंड वर्ल्ड वॉर में भी कैसे भी करके शामिल करना था, लेकिन इस समय जो स्थिति वो काफी अस्थिर थी। तब जाकर के लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा, उस समय के जो पीएम थे उन्होंने लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा एक प्रस्ताव भेजा, एक रूपरेखा भेजी, या बोल सकते हो 8 अगस्त 1940 को एक प्रस्ताव भेजा। इसी को हम क्या बोलते हैं, अगस्त प्रस्ताव के नाम से भी जानते हैं। इसमें कहा गया था कि भारत का संविधान बनाना भारतीयों का अपना अधिकार है। अब अंग्रेज क्या कह रहे हैं, अंग्रेज वो तो कैसे भी करके भारत को किसमें शामिल करना चाहते थे, सेकंड वर्ल्ड वॉर में। तो उन्होंने ये बोला इसमें कि भारत का संविधान बनाना भारतीयों का अपना क्या है, अधिकार है, और युद्ध की समाप्ति पर भारत में औपनिवेशिक स्वराज्य स्थापित किया जाएगा। एक तो ये बोला कि भारतीयों का अपना अधिकार है क्या, संविधान बनाना। दूसरा ये बोला युद्ध के बाद भारत में स्वतंत्र औपनिवेशिक स्वराज्य, स्वतंत्र औपनिवेशिक स्वराज्य क्या कर दिया जाएगा, स्थापित कर दिया जाएगा। ये बात किसमें थी, अगस्त प्रस्ताव में थी। लेकिन ये बात कांग्रेस और लीग को रास नहीं आ रही थी। कह रहे थे कि ये तो हर बार क्या करते हैं, बेवकूफ बनाते रहते हैं, घुमा फिरा के अंग्रेज बात करते रहते हैं। इसी को लेकर के लीग ने और कांग्रेस ने इससे असंतुष्टता जाहिर की। किसने, कांग्रेस ने और लीग ने। किससे, अगस्त प्रस्ताव से। क्या जाहिर की, असंतुष्टता। जब असंतुष्टता जाहिर की तो इसकी असंतुष्टता किस रूप में देखने को मिली कि इन्होंने महाराष्ट्र में एक आश्रम है, पवनार आश्रम। कहां पे है ये, महाराष्ट्र में है पवनार आश्रम। ऐसे पवनार आश्रम से व्यक्तिगत सत्याग्रह क्या किया, शुरू किया। इस पवनार आश्रम से व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया, जिसके प्रथम सत्याग्रही जो थे वो थे आचार्य विनोबा भावे, और जो दूसरे सत्याग्रही जो थे वो थे जे.एल. नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इसी सत्याग्रह को नाम दिया गया दिल्ली चलो आंदोलन। ध्यान रखना, ठीक है। एक दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस वाला वो अलग है, जिसमें नारा दिया था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। लेकिन ये दिल्ली चलो आंदोलन व्यक्तिगत सत्याग्रह वाला, इस चीज को ध्यान रखना। जिसके कारण क्या हुआ, इन्होंने अगस्त प्रस्ताव का विरोध किया और युद्ध से अपने को अलग करने की बात की। इसमें क्या किया, अगस्त प्रस्ताव का विरोध और सेकंड वर्ल्ड वॉर से अपने को अलग करने की बात की गई। भाई भारतीयों को सेकंड वर्ल्ड वॉर में शामिल होना ही नहीं है। इसी को हम बोलते हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह। इसके बाद क्या हुआ कि भारतीय लोग अपनी लगातार लड़ाई को, स्वतंत्रता की लड़ाई को जारी रख रहे थे। ये बात अच्छी तरह किसको पता चल गई, ब्रिटेन को पता चल गई। दूसरी बात, जापान सेकंड वर्ल्ड वॉर में बहुत आगे बढ़ चुका था और बढ़त भी हासिल कर रहा था। तब तो आवश्यकता थी कि अमेरिका, चीन और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों को भारत की ओर देखना चाहिए। तो उन्होंने कूच कहां की, भारत की ओर, कि भाई अब भारत की ओर हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि ये पता चल गई कि भाई जो भारतीय लोग हैं वो कंटिन्यूसली क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूसली स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे हैं।
उधर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान भी उठ रहा है, तब तो अंतरराष्ट्रीय जगत का ध्यान किस ओर होगा? भारत की ओर होगा। तो यही हम पढ़ेंगे एक टॉपिक, क्रिप्स मिशन। उन्नीस में आया था ये, मार्च 1942। तो सबसे पहले वही क्यों आया, तो क्यों आने का मतलब है लगातार लड़ाई कौन लड़ रहे हैं? इंडियन। दूसरी बात, सेकंड वर्ल्ड वॉर में आगे कौन निकल रहा है? जापान। ठीक है। तब जो विश्व जगत है या अंतरराष्ट्रीय जगत है, उसका ध्यान कहां होगा? भारत की ओर। तब जाकर के अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और चीन ने मिलकर के ब्रिटेन पर भारत की स्वतंत्रता का या भारत की स्वतंत्रता के लिए प्रेशर बनाया, दबाव बनाया। अब ये लगातार देश दबाव बना रहे हैं। दूसरी बात, भारत भी कंटिन्यूसली क्या कर रहा है? लड़ाई में पीछे नहीं हट रहा है, वो भी कंटिन्यूसली। तब क्या होगा? अब ब्रिटेन को ये विश्वास हो गया कि जो भारतीय लोग मांग कर रहे हैं, उस मांग को अब हम ज्यादा समय तक टाल नहीं सकते। जब मांग को ज्यादा समय तक नहीं टालोगे तो इसका मतलब क्या है? तब तो आपको कुछ करना पड़ेगा ब्रिटेन को, तब तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। तो किया भी। उस समय के जब मांग नहीं टाल पाएंगे तो उस समय के जो पीएम थे, जिनका नाम था सर विंस्टन चर्चिल, उन्होंने अपने मंत्रिमंडल के एक सदस्य थे जिनका नाम था क्रिप्स, स्टेफन क्रिप्स, सर स्टेफर्ड क्रिप्स को भारत भेजा। और इसे बोलते हैं एक सदस्यीय, केवल यही थे, एक सदस्यीय आयोग। पूछ लेगा क्रिप्स मिशन में कितने सदस्यीय आयोग था? तो एक सदस्यीय आयोग था। और यह 22 मार्च 1942 को भारत आया था। कब आया था ये? 22 मार्च प्रस्ताव लेकर के 1942 को कहाँ आया? भारत आया। और इसके प्रावधान क्या थे? क्या क्या प्रावधान किए? तो पहला प्रावधान ये किया इसने कि युद्ध के बाद संविधान रचना के लिए भारतीय सभा का क्या किया जाएगा? गठन किया जाएगा। तो फर्स्ट जो ये था कि संविधान सभा का क्या होगा? संविधान सभा का गठन किसके लिए? संविधान की रचना के लिए। दूसरा, भारत को उपनिवेश दर्जा दिया जाएगा, उपनिवेश का दर्जा दिया जाएगा भारत को। तीसरी बात, प्रांतों को संविधान स्वीकार करने का या अलग करने का, प्रांत चाहें तो जो संविधान बनेगा उसे स्वीकार कर सकते हैं और चाहें तो खुद अपना अलग से संविधान बना सकते हैं। इस बात के लिए उन्हें स्वतंत्रता दी गई थी। अब नेक्स्ट उसमें एक ये प्रावधान और था कि सांप्रदायिक आधार पर भारत का विभाजन नहीं होगा। सांप्रदायिक आधार पर भारत का विभाजन नहीं होगा। इसी बात को लेकर के अब आपको अच्छी तरह पता है कि जो मुस्लिम लीग थी वो क्या कर देगी? इसे अस्वीकार कर देगी। ठीक है ना। वहीं गांधी जी इसके बारे में ये बोलते हैं कि ये टूटते हुए बैंक के नाम उत्तर दिनांकित चेक है। क्या है? कि यह टूटते हुए बैंक के नाम उत्तर दिनांकित चेक है। और जवाहरलाल नेहरू ने इसे दिवालिया बैंक का चेक कहा और गांधी जी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक ऑन ए फेलिंग बैंक बोला। उसके बाद जो अगला प्रावधान होता है वो बेबल योजना का होता है। बेबल मतलब अब निम्नलिखितों की जगह बेबल आई।
भाई पहले ले तो वो थे वायसराय, आप किसको बुलाया गया भारत में? जब ये सफल नहीं हुए तो लॉर्ड बेबल को बुलाया गया। तो लॉर्ड बेबल योजना में ये लगभग अक्टूबर 1943 में लॉर्ड बेबल योजना हुई थी। इसमें क्या था, लॉर्ड बेबल ने कोशिश करी कि जो भारत में संवैधानिक गतिरोध चल रहा है उसे क्या किया जाए। पूछे क्यों आया, तो भारत में संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए कैसे भी करके भारत में जो अस्थिरता है संवैधानिक को लेकर के उसे दूर किया जाए। इसका प्रस्ताव रखा 4 जून 1945 को। इसका जो प्रस्ताव रखा था वो प्रस्ताव रखा था 4 जून 1945 को। ठीक है, बेबल योजना का प्रस्ताव में था कि जो कार्यकारिणी जो परिषद है उसमें हिंदू और मुस्लिमों की संख्या क्या होगी, बराबर होगी। कार्यकारिणी परिषद में हिंदू और मुस्लिम जो सदस्य होंगे वो क्या होंगे, बराबर होंगे। पहला तो ये था। दूसरा ये था, युद्ध के बाद भारतीय संविधान बनाएंगे। युद्ध के बाद संविधान बनाने की बात। नेक्स्ट, जो युद्ध निरुद्ध पकड़े गए थे, युद्ध निरुद्ध में जो नेता पकड़े गए थे उनको रिहा करने की क्या थी, क्या बात थी कि जो युद्ध में विरोध करते समय, आंदोलन करते समय, युद्ध में नहीं, आंदोलन में जो नेता पकड़े गए उनको क्या किया जाएगा, उनको छोड़ दिया जाएगा। नेक्स्ट जो प्रावधान था वो ये था कि सैन्य के प्रमुख के अलावा सभी जो पद होंगे वो भारतीयों पे होंगे। सैन्य प्रमुख का जो पद होगा वो वायसराय पे होगा और बाद बाकी सभी पद किस पे होंगे, बाद बाकी सभी पद होंगे भारतीयों पर। ठीक है ना। और गवर्नर जनरल, ये भी बोला गया था कि गवर्नर जनरल हर एक बात पर वीटो नहीं लगाएगा और बिना भारतीयों की इजाजत के गवर्नर जनरल को वीटो लगाने का अधिकार ही नहीं था। तो लॉर्ड बेबल योजना भी सफल नहीं हो पाई थी। ठीक है ना। उसके बाद अंतरिम सरकार बनाने की बात आई तो भाई अंतरिम सरकार का क्या किया जाए, गठन किया जाए। अंतरिम सरकार का गठन, ये लगभग बात है 1946 की अंतरिम सरकार के गठन की, मतलब अंतिम से पहले वाली सरकार। ठीक है ना। तो अंतरिम सरकार के गठन की जब बात आई तो यहां इसने क्या किया था कि यहां कैबिनेट मिशन आया था और कैबिनेट मिशन ने पाक के विभाजन वाली जो बात थी वो क्या कर दी थी, ठुकरा दी थी कि भाई इस तरीके से विभाजन नहीं होगा। जब नहीं होगा, भाई मैं ये क्यों आया यही मैं बता रहा हूं। पाक का विभाजन नहीं होगा तो मुस्लिम लीग इससे क्या हो जाएगी, नाराज हो जाएगी। लीग क्या होगी, इस बात से नाराज होगी। जब लीग नाराज होगी और यह बात करेगी अंतिम सरकार के प्रस्ताव की, यहीं पे प्रस्ताव अंतिम सरकार बनाने का प्रस्ताव, तो लीग ने शामिल होने से क्या कर दिया, मना कर दिया। और इसमें यह भी बोला गया था ब्रिटिश द्वारा कि 14 सदस्य होंगे। इन 14 सदस्य में जब वो सरकार बनेगी अंतरिम सरकार, उसमें 14 सदस्य होंगे जिनमें 6 सदस्य इंडियन नेशनल कांग्रेस के होंगे, 5 लीग के होंगे और 3 अन्य छोटे छोटे दलों से। लीग ने क्या कर दिया, मना कर दिया। जब लीग ने मना किया तो जवाहरलाल नेहरू को, बोल सकते हैं 12 अगस्त 1946 को, 12 अगस्त 1946 को जवाहरलाल नेहरू को अंतिम सरकार बनाने के लिए अंतरिम सरकार बनाने के लिए क्या किया, आमंत्रित किया। फाइनली लीग के बीच फिर से बैठक हुई, और लीग को
बोल सकते हो लीग को उसमें शामिल भी किया गया था, ठीक है ना। जब जवाहरलाल नेहरू को सरकार बनाने की बात की थी तो लीग ने विरोध किया था दोबारा से, 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस भी रखा था। बाद में लेकिन क्या कर लिया गया, इनको शामिल कर दिया गया। लीग शामिल तो हुई, 16 अगस्त को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस बनाया लीग ने, फिर लीग बातचीत होकर के लीग शामिल होगी, लेकिन लीग का अंतरिम सरकार में शामिल होने का उद्देश्य बहुत अलग था। लीग कह रही थी कि हम तो परिषद के भीतर रह करके पाकिस्तान के लिए लड़ेंगे। इसका उद्देश्य यह था कि सरकार के भीतर रहकर पाक के लिए लड़ना। मेरा कहने का मतलब वही सांप्रदायिकता वाली मानसिकता लिए कौन बैठी थी, लीग बैठी थी, ठीक है ना। तब फाइनली 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार बनाई गई। तो एक दृष्टि में अंतरिम सरकार की आपको दिखा देता हूं कि आखिरकार अंतरिम सरकार में कौन कौन लोग शामिल किए गए थे। ये भी कभी कभी जब हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व कराएंगे आपको, तो वहाँ एक क्वेश्चन इस बात पे भी है कि कौन मेंबर उसमें शामिल, अंतरिम सरकार में कौन मेंबर शामिल नहीं थे। तो लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है थोड़ा सा, क्योंकि मेंस देने वाले स्टूडेंटों को जरूरी है कि वो अपनी हैंड राइटिंग मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लिखने पर फोकस करें। तो हम बताएंगे अंतिम सरकार के बारे में। तो एक तरफ हम लिखते हैं व्यक्ति कौन थे, एक तरफ विभाग, किस विभाग के अध्यक्ष बनाए गए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू की। तो जवाहरलाल जो नेहरू थे, JL नेहरू को एक तो उपाध्यक्ष बनाया गया था, कार्यकारी परिषद में उपाध्यक्ष बनाया गया था, और इनको एक तो उपाध्यक्ष बनाया गया था, ऐसे ही लिख लेता हूं, ठीक है। एक तो उपाध्यक्ष कार्यकारी परिषद में, दूसरा विदेशी मामले थे इनके पास, और राष्ट्र मंडल विभाग इनको सौंपा गया था। उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब की बात करते हैं। तो पटेल साहब को गृह विभाग, सूचना एवं प्रसारण विभाग, इनको गृह विभाग दिया गया था, और सूचना एवं प्रसारण, ये आपको उंगलियों पर रटे होने चाहिए, सूचना एवं प्रसारण विभाग दिया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करें, इनको कृषि एवं खाने वाला फूड, कृषि एवं खाद्य विभाग दिया गया था। और वहीं जॉन मथाई की बात करें, जॉन मथाई को जो विभाग दिया गया था वो उद्योग एवं आपूर्ति विभाग दिया गया था। उद्योग एवं आपूर्ति विभाग बाबू जगजीवन राव, तो इनको श्रम लेबर डिपार्टमेंट दिया गया था। सरदार बलदेव सिंह की बात करें, सरदार बलदेव सिंह को रक्षा विभाग दिया गया था। सरदार बलदेव सिंह, इनको ये रक्षा विभाग के अध्यक्ष बनाए गए थे। CH भाभा की बात करें, CH भाभा, तो इनको खनन कार्य से संबंधित या ऊर्जा विभाग बोल सकते हो, खनन कार्य एवं ऊर्जा विभाग किनको दिया गया था, CH भाभा को दिया गया था। सिराज जो गोपालाचारी थे, इनको शिक्षा विभाग दिया गया था, शिक्षा एवं माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा विभाग दिया गया था। वहीं आसफ अली की बात करें तो रेलवे एवं परिवहन विभाग, आसफ अली, इनको रेलवे एवं
परिवहन विभाग के अध्यक्ष बनाया गया था। लियाकत अली की बात करें तो ये इन्हें वित्त विभाग दिया था। लियाकत अली ये लीग के थे, ध्यान रखना, इनको 5 सदस्य लीग के थे ना, इनको वित्त विभाग दिया गया था। नेक्स्ट जो थे वो आई चुंदरीकर थे। आई चुंदरीकर, इनको वाणिज्य विभाग दिया गया था। अब्दुल रबी नश्तर को वायु संचार मंत्री, अब्दुल नबी नश्तर को वायु संचार, और डाक भी इन्हीं के पास था। ये लिख के, ये भी लिख के, ये भी लिख के और ये भी लिख के हैं। नेक्स्ट जोगेंद्र नाथ मंडल थे, उनको विधि मंत्री बनाए गए थे। जोगेंद्र नाथ, ये विधि मंत्रालय था, ये भी लिख के थे, विधि मंत्रालय दिया गया था इनको। नेक्स्ट थे गजनफर अली, गजनफर अली, इनको स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया था, स्वास्थ्य विभाग के अध्यक्ष के। तो ये 14 मेंबर थे जो हमारी अंतरिम सरकार में शामिल हुए थे। इनमें से कई बार पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें अगला टॉपिक हमारा, तो भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का है। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 जो है बच्चियों, वो भारत की आजादी के समकक्ष बनाया गया था। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, बात आई वही सेम, आखिर क्यों बनाया गया था? तो वही भारतीयों की समस्या का एकमात्र समाधान करने के लिए। समाधान ये था कि बार बार मांग यही उठ रही थी कि भारत को स्वतंत्र राज्य बनना चाहिए, और उसमें लीग कह रहा था कि भारत और पाकिस्तान 2 अलग अलग राज्य होंगे। तो इस समय की अगर हम बात करें तो ये मार्च 1947 की बात है। कब की बात है? मार्च 1947। इस समय जो वायसराय थे वो नए चेंज हुए थे, जिनका नाम था लॉर्ड माउंटबेटन। बेबल की जगह बेबल को भी हटा दिया गया। इनको सब समझ में आ गया था कि भारत का समाधान क्या है, आखिर समाधान क्या है, और इन्होंने कहा समाधान यही है कि क्या बने, एक भारत बने और एक पाकिस्तान बने, मतलब 2 अधिराज्य बने, 2 अधिराज्य बने। भारत का क्या हो जाए, एक अलग भारत से पाकिस्तान बने, मतलब देश का विभाजन और पाक की स्थापना। तब इन्होंने इसमें ये बोला कि 15 अगस्त 1947 को 2 डोमिनियन राज्य बनेंगे, एक बनेगा भारत और दूसरा बनेगा पाकिस्तान। और ये भी बोला दोनों के अलग अलग कौन होंगे, गवर्नर जनरल। भारत के तो खुद लॉर्ड माउंटबेटन बने थे। और नेक्स्ट कहा था कि हम जो बांटेंगे वो पंजाब और बंगाल के विभाजन की व्यवस्था करेंगे। इसमें क्या करेंगे, पंजाब व बंगाल के विभाजन की व्यवस्था। तो इस एक्ट के तहत पंजाब और बंगाल के विभाजन की भी व्यवस्था की गई, और उसमें यह बताया गया था कि पंजाब और बंगाल का विभाजन जो होगा उनके बीच जो रेखा होगी उन्हें बांटने वाली, उसके लिए एक आयोग बनाया गया था सर रेडक्लिफ की अध्यक्षता में, ठीक है ना, जिसे रेडक्लिफ आयोग भी बोला गया था। आगे जाके भारत और पाक के बीच की जो रेखा थी उसे रेडक्लिफ लाइन भी बोला जाता है। तो बात आती है कि पाकिस्तान के लिए कौन कौन से क्षेत्र दिए गए थे। तो एक तो पश्चिमी पंजाब दिया गया था, क्योंकि पंजाब का पश्चिमी क्षेत्र से दे दिया था जब मुस्लिम बाहुबल थे। पश्चिमी पंजाब किसे दे दिया गया, पाक को दे दिया। और बंगाल का पूर्वी हिस्सा दे दिया, यहाँ भी मुस्लिम बाहुल्य थे तो पूर्वी बंगाल भी भाई तू भी ले जा। सिंधु दे दिया इनको, सिंधु का जो क्षेत्र था वो भी इनको दे दिया। उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रदेश भी इनको दे दिया। उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रदेश भी किसके उसमें आ गए,
पाकिस्तान के उसमें आ गए। असम का सिलहट जिला, असम का सिलहट जिले का भाग इनको दे दिया। बहावलपुर इनको दे दिया, बहावलपुर इनको दे दिया। खैरपुर इनको दे दिया कि भाई खैरपुर भी तुम्हारा ही हो गया। फिर मुस्लिम बलूचिस्तान भी इनको दे दिया। मुस्लिम बलूचिस्तान भी किसे मिला? इन्हीं को दिया गया। और अन्य छोटी छोटी कुछ रियासतें भी इनके उसमें आई थी। अब इनसे ये बोला गया विभाजन में 1947 के एक्ट में कि दोनों जो अधिराज्य हैं अपनी संविधान सभा बनाएंगे और उन पर किसी भी तरीके का कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। मतलब दोनों अधिराज्य अपने अपने संविधान को बनाने के लिए क्या हैं? स्वतंत्र हैं और ब्रिटिश सरकार उन पर कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाएगी। दूसरी एक बात और की, जो कॉमनवेल्थ है, कॉमनवेल्थ में या तो रह सकते हैं अपनी मर्जी से या फिर उससे बाहर निकल सकते हैं, उसके लिए भी कोई भी प्रतिबंध नहीं। तब मई 1949 में भारत कॉमनवेल्थ में भारत ने फैसला किया था कि बोला गया था कि तुमको पूर्ण संप्रभुता है पाक और भारत को, कि जो कॉमनवेल्थ में रहना चाहता है वो कॉमनवेल्थ में रहे, जो बाहर निकलना चाहता है वो बाहर रहे। तो 1949 में भारत ने फैसला किया था और वो भारत की संप्रभुता का फैसला था और भारत ने ये फैसला किया था कि भारत कॉमनवेल्थ का सदस्य रहेगा। कॉमनवेल्थ के सदस्य के रूप में ब्रिटिश सरकार ने जिन जिन देशों पर शासन किया था, तो अब उनको धीरे धीरे आज़ाद किया था, तो वो सभी सदस्यों का एक समूह बनाया था जिसमें ब्रिटिश सरकार उनकी हेल्प या सुनवाई से संबंधित उस समूह का काम करती थी। ठीक है ना, तो उसी को कॉमनवेल्थ समूह बोला गया है। नेक्स्ट जो कहा था वो संविधान निर्माण न हो जाने तक ये बोला गया था कि जब तक संविधान का निर्माण नहीं होगा, इसी में से एक्ट 1947 में, तब तक जो शासन किया जाएगा वो एक्ट 1935 के तहत। मैं बताया था ये मिनी संविधान बोला गया था, यूं ही नहीं बोला गया कि दोनों अधिराज्य जो है शासन को एक्ट 1935 के तहत ही करेंगे। और ये बोला था कि जब स्वतंत्र हो जाएंगे अधिराज्य तो किसी भी भाग पर ब्रिटिश सरकार का कोई भी नियंत्रण नहीं होगा। जब ये स्वतंत्र हो जाएंगे तो इनसे पूर्णतः ब्रिटिश नियंत्रण क्या हो जाएगा? खत्म। और जो देसी रियासतें हैं उनसे ये बोला गया था कि भाई तुम चाहो तो पाक में रह सकते हो, तुम चाहो तो भारत में रह सकते हो और तुम चाहो तो खुद पे खुद स्वतंत्र भी रह सकते हो। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो रियासतें थी उनको भी स्वतंत्र किया गया और जो भारत मंत्री का पद होता था उस पद को भी इसमें क्या कर दिया गया? खत्म। तो उस पद की भी जब भारत स्वतंत्र हो जाएगा तब तो कोई आवश्यकता ही भारत मंत्री पद की नहीं रहेगी। तो अब इसके बाद फिर स्वतंत्र भारत का पहला कैबिनेट बनाया था। ठीक है ना, तो अंतरिम सरकार में मैक्सिमम जो मेंबर थे वो क्या थे? संविधान सभा के ही मेंबर थे। जैसे अब इसके बाद देश 15 अगस्त 1947 को 12:59 को पाकिस्तान भारत से क्या हो गया? अलग हो गया 14 अगस्त को। तो इसीलिए 14 अगस्त वाले दिन पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है और 15 अगस्त वाले दिन भारत अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। उसके बाद फिर भारत ने स्वतंत्र भारत का अपना पहला कैबिनेट बनाया। अब देखते हैं स्वतंत्र भारत का, यहां से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। स्वतंत्र भारत का पहला कैबिनेट, स्वतंत्र भारत का पहला कैबिनेट जिसमें जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जो JL नेहरू थे, उन नेहरू को देश का PM बनाया गया। PM कौन होंगे? पंडित जवाहरलाल नेहरू होंगे। राष्ट्रमंडल किसके हाथ में होगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के हाथ में होगा। विदेश मामले किसके हाथ में होंगे? और वैज्ञानिक
जो शोध से संबंधित विभाग थे वो सब किसके हाथ में थे? पीएम के हाथ में, पंडित जवाहरलाल नेहरू। सरदार वल्लभ भाई जो पटेल थे उनको सेम वही विभाग दिया गया, पटेल साहब को वही गृह मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और राज्यों के मामले, राज्यों के भी दे दिए थे। पहले केवल गृह मंत्रालय था और सूचना व प्रसारण था, अब इनको राज्यों के मामले भी दे दिए, क्योंकि देशी रियासतों पर इनकी बहुत ही अच्छी पकड़ थी। ये माना जाता था उस समय कि देश के अंदर बेहतरीन पकड़ जो थी वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की थी और देश से बाहर जो अच्छी पकड़ थी वो जवाहरलाल नेहरू की थी। ठीक है ना? तो इन रियासतों का एकीकरण, लगभग 565 प्लस रियासतों का एकीकरण करवाने में जो पूरा सपोर्ट जाता है वो किसके लिए जाता है? पटेल साहब के लिए जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को शेम विभाग दिया गया, कृषि एवं खाद्य मंत्रालय का विभाग दिया गया इनका, उस विभाग के मुखिया बनाए गए। अब शिक्षा विभाग सी राजा गोपालाचारी को न दे करके मौलाना अबुल कलाम आजाद को दिया गया। अब स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, पहले सी राजा गोपालाचारी थे, इनको क्या दिया गया? शिक्षा मंत्रालय दिया गया। जॉन मथाई रेलवे एवं परिवहन मंत्री बनाए गए। जॉन मथाई जो थे वो रेलवे एवं परिवहन के हेड बनाए गए। आर के षणमुगम सेठी जो थे वो वित्त मंत्री, आर के षणमुगम शेट्टी, इनको वित्त मंत्री। तो स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? आर के षणमुगम शेट्टी थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को लॉ मिनिस्टर बनाया गया। तो स्वतंत्र भारत के पहले विधि मंत्री डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। बाबू जगजीवन राम पर श्रम विभाग, लेबर मिनिस्ट्री, श्रम मंत्रालय, ये कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है, ये बाबू जगजीवन राम। और सरदार बलदेव सिंह पर भी सेम, सरदार बलदेव सिंह पर कौन सा विभाग था? अंतरिम मंत्रिमंडल में। अंतरिम मंत्रिमंडल स्वतंत्रता से पहले का मंत्रिमंडल, ठीक है ना? और अपने स्वतंत्र भारत के बाद का कैबिनेट या मंत्रिमंडल। सरदार बलदेव सिंह में पहले भी रक्षा था और अब भी रक्षा विभाग ही है। CH भाभा जो थे वो वाणिज्य मंत्री बनाए गए। CH भाभा वाणिज्य मंत्री बनाए गए। ठीक है ना? इसके बाद रफीक अहमद किदवई, ये संचार मंत्री। रफीक अहमद किदवई, इनको क्या दिया गया? संचार मंत्रालय दिया गया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उद्योग एवं आपूर्ति मंत्रालय दिया गया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इनको उद्योग एवं आपूर्ति मंत्रालय दिया गया। उसके बाद राजकुमारी अमृता कौर, ये पहली महिला थी, राजकुमारी अमृता कौर, ये संविधान सभा में भी रही हैं। हंसाराज मेहता, विजयलक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृता कौर उस समय की बहुत प्रभावशाली महिलाएं थी। इनको स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया, स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया। BN गौडगिल जो थे उनको खनन एवं ऊर्जा मंत्रालय दिया गया। BN गौडगिल, इनको खनिज एवं ऊर्जा मंत्रालय। तो आपको ये देखना है कि देखो इसमें से लीग जो थी वो पूर्णतः लीग क्या हो गई? लीग खत्म हो गई, लीग नहीं होगी इसमें, सिंपल सी बात है, लीग नहीं होगी। दूसरी सबसे बड़ी बात, इसमें महिला भी शामिल हो गई। ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा। नेक्स्ट आपसे ये पूछ लिया जाएगा कौन कौन सेम रहे थे। तो देखो बाबू जगजीवन राम सेम रहे थे
और सरदार बलदेव सिंह को सेम रखा गया, है ना। इसमें पहले में भी थे, अब भी थे, भले ही विभाग चेंज कर दिए गए। CH भामा पहले में थे, इसमें थे, किदवई नए आए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी नए आए, राजेंद्र प्रसाद भी इसमें थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी पहले में थे और इसमें थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी पहले में थे और उसमें थे। अब इसमें ये देखा जाएगा सेम विभाग किसके पास थे, तो ध्यान रखना पंडित जवाहरलाल नेहरू को मैक्सिमम सेम विभाग दिए गए थे, अंतरिम मंत्रिमंडल में भी और इसमें भी। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सेम विभाग दिया गया, राज्य वाला बढ़ा दिया गया केवल, बाद बाकी वही विभाग थे। एडजेक्ट सेम जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, पहले भी खाद्य एवं कृषि मंत्री थे और बाद में भी खाद्य एवं कृषि मंत्री ही रहे। उसके बाद चेंजिंग में बात करोगे तो जॉन मथाई, पहले अलग विभाग अब अलग विभाग, ठीक है ना। मुस्लिम लीग के बिल्कुल चेंज कर दिए गए। तो ये थी हमारे संविधान के एक प्रारूप, एक बोल सकते हो संविधान के जो विकास की बातें हैं, हिस्टोरिकल किस तरीके से ब्रिटेन और भारतीयों के हिस्टोरिकल प्रावधान से जुड़ी हुई थी संविधान की बातें। इसमें जो अगली क्लास हम लेंगे आपके लिए, वो अगली क्लास हमारी होगी दोस्तों क्वेश्चन आंसर पर आधारित थी। जो हमारी ये 3 क्लासें संवैधानिक विकास की रही हैं, इनमें आने वाले क्वेश्चन आंसर, ऐसा तो नहीं है कि हमने ऐसे ही खाना पूर्ति कर दी हो, क्या इन पर आयोग ने क्वेश्चन पूछे हैं, ये चीज़ भी तो हमें देखनी है। और इस छोटे से डिस्कशन से ही कितने क्वेश्चन हम सॉल्व कर पाते हैं। 30 से 35-40 क्वेश्चन को हम ऐसे ही बड़े ही आसानी से, जबकि वो क्रिटिकल क्वेश्चन होते हैं, लेकिन हम उन्हें बड़े ही आसानी से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो इस क्लास को देखने के बाद जब आप हमारी अगली पॉलिटी की क्लास को देखोगे, तो आपका पहला फर्ज ये होना चाहिए कि आपको टेलीग्राम चैनल से, हमारे सिलेक्शन इंडिया के टेलीग्राम चैनल से लेक्चर 3 और लेक्चर 2 की जो PDF हैं, उन दोनों PDF को आप देखोगे। एक में शायद 5 क्वेश्चन के करीब है और एक में शायद 20 से 21 क्वेश्चन के करीब है, हो सकता है 22 हो या हो सकता है 19 क्वेश्चन हो। आप उन दोनों PDF को पहले स्टडी करोगे, उसके बाद मैं बेहद आसान तरीके से उनको सॉल्व कराऊंगा, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।